तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टुगेदर वी विल विन द कोविड चैलेंज। जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना। लव ईच अदर, केयर ईच अदर, हेल्प ईच अदर। इस सीरीज में आज का जो टॉपिक है दैट इज वो इग्नोर किया गया है। ऑल्दो उन लोगों ने काम काफी शिद्दत से पूरे टाइम किया है, लेकिन फिर भी वो फ्रंटलाइन वॉरियर नहीं माने गए हैं। जैसे बैंक कर्मी, बैंक कर्मचारी हैं कि अगर पैसे का ट्रांजैक्शन है, पैसे का ऐसा नहीं है, बैकएंड पे गूगल भी हाल ट्रांसफर इधर से उधर करता है, पेटीएम करता है या बैंक कोई करती है, तो बैकएंड पे बहुत ज्यादा वर्किंग होती है। लाइक ऐसे नहीं होता, इजीली नहीं होता है। तो किसी भी काफी कर्मचारी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट रहे, कभी उन्होंने छुट्टी नहीं ली क्योंकि वो काम इफेक्टेड नहीं हुआ। हम घर पे बैठे हैं, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी लोग इनफैक्ट कहीं गड़बड़ हो गया या मूविंग काफी हुए हैं। और इससे भी ज्यादा जो कोर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज मेडिकल स्टोर पे। मेडिकल स्टोर वालों जो जो काम किया है वो काम आप ये मान के रखिए, देखिए कि वो काम ऐसा है कि एकदम तलवार की धार पे चलने जैसा है। क्यों, मेडिकल स्टोर पे कौन जाएगा दवाई लेने? आज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने जा रहे हैं वो कोविड पेशेंट है, मतलब जिनके घर में कोई टच में है। तो वो तलवार की धार पे चलने जैसा है। तो उन लोगों, भाई एक से नहीं हुआ, दूसरे से नहीं हुआ, तीसरे से नहीं हुआ, चौथे से नहीं हुआ, तो उन्होंने मतलब जो गाइडलाइंस में जो उन्होंने रोल प्ले किया है वो एब्सोल्युटली बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी ये हवा में भी मूव करता है, तो वो भी फ्रंटलाइन कोरियन जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको प्रिविलेज नहीं दिया गया है, उनको प्रिविलेज नहीं मिल रहा है, ऐसा है। मतलब मुझे नहीं लगता, आल्दो किसानों का रोल बहुत बड़ा है, किसानों का रोल बहुत बड़ा है, लेकिन जो मैं बात करूं कि मेडिकल स्टोर पे जो स्टाफ है उसका रोल मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, वो ऐसा है कि मेडिकल स्टोर पे जो आदमी जा रहा है वो क्या है, कहीं ना कहीं दवाई लेने जा रहा है। और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कैसे हैं जो कोरोना मतलब की पेशेंट की दवाई लेने जा रहे हैं, तो उनका जो रोल है, नमस्कार मिश्रा जी, तो उनका जो रोल है वो रोल मतलब बेहद ही से क्या कहते हैं, मुसीबतों से भरा हुआ है। कभी भी उन्हें दिक्कत आ सकती है, लेकिन उनको फ्रंट लाइन वॉरियर नहीं माना गया है। उनके घर में कोई दिक्कत आती है तो उन्हें एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस नहीं मिल रहे हैं, ऐसी मुझे इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं ऐसे सभी वर्कर, सोसाइटी के ऐसे सभी लोगों का धन्यवाद दूंगा। साथ में एक और सेगमेंट बचा जो ऑनलाइन डिलीवरी जो करते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी बॉयज होते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स के जो बॉयज होते हैं जो घर घर पे जाके सामान देते हैं। तो अल्टीमेटली एक दिन में वो काफी जगह जाते हैं, तो मूविंग इंटरेक्शन वाला काम उनका रहा है। तो उनको भी उनकी जो ड्यूटी है, उनका काम भी है, वो भी जो काबिल तारीफ है और बहुत ज्यादा काम किया है। तो हम लोगों का आज का जो कंसर्न है, टॉपिक है, यही है कि इन लोग सोसाइटी के इन लोगों, पहले तो मेरी तरफ से तो धन्यवाद है, और जो भी आप लोग वन बाई वन जो विचार रखेंगे उसे हम कंटिन्यू करेंगे। मिश्रा जी आज काफी दिन बाद दर्शन हो रहे हैं और मुझे लगता है किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पे रोड पे हैं और लाइक मास्क जरूरी है, मतलब सेंसिटिव एरिया में। प्लीज मिश्रा जी आज आपसे ही हम स्टार्ट करेंगे। मिश्रा जी प्लीज अनम्यूट करिए। नहीं सर, विषय आप फिर से एक बार शुरू करिए सर। हेलो। हाँ मिश्रा जी आवाज आ रही है? हाँ सर, विषय जरा फिर से बताइए, क्या विषय, मैं समझ नहीं पाया आज, थोड़ा सा जल्द मतलब। विषय ये है कि पहली बात ये है कि जो सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो कोरोना टाइम में बहुत जबरदस्त काम किए हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें थैंक यू भी नहीं बोला। तो मैं आपको बात बता दूं, उनमें से एक बैंक कर्मचारी हैं, बैंक की दिक्कत नहीं आ रही भाई। बैंक में जो हम तुरंत ट्रांजेक्शन कर देते हैं, तो उसका मतलब वो कहीं ना कहीं बैकएंड पे वर्किंग कर रही है। और दूसरा जो टॉपिक है वो सबसे मान लो किसान ने खेत में जाके काम किया, लेकिन खेत में कोरोना होने का डर नहीं था, उसने अन्न उगाया है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन डॉक्टर, चलो डॉक्टर थोड़ी देर के लिए देखने आता है, लेकिन मेडिकल स्टोर पे जो वर्कर है, मेडिकल स्टोर पे जो स्टाफ है, तो मेडिकल स्टोर पे जो स्टाफ है वो तलवार की धार पे चलने जैसा है, क्योंकि वहां दवाई लेने सब कोरोना वाले ही आ रहे हैं यार। तो भाई उन्हें तो कोरोना वॉरियर मानना चाहिए था। तो
अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने, मतलब मेरी तरफ से तो वो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर है, उन्हें प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, और उन्होंने जो काम किया है, तो मुद्दा यही है। इसी टॉपिक पे अपन लोगों को अपनी बात रखनी है, आपको रखनी है। कौन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस तरह के विषय लेकर के आप आते हैं जो समाज में बिल्कुल उनको मुख्य धारा में आना चाहिए, पर आना है कि देखिए, जब कोरोना महामारी का दौर चला तो भाई हम यदि लॉकडाउन कर रहे हैं या जनता कर्फ्यू हम लगा रहे हैं, तो हमें अपने नागरिक की मूलभूत सुविधाओं को भी हमें ध्यान में रखना होगा। बैकएंड पे तो तैयारी ये जो इमरजेंसी सेवाएं कभी ठप नहीं होती हैं, क्योंकि भाई पूरे घर का दिया आप जो है पूरे घर को अंधेरे में नहीं रख सकते हैं, तो घर में कहीं ना कहीं चिराग तो जलाना पड़ेगा। तो चाहे वो मेडिकल स्टोर आप कह सकते हैं, जो आपको अखबार बांटने वाले जो हाकर रहे हैं, इसमें मीडिया को भी आप जोड़ सकते हैं कि मीडिया के बहुत सारे लोग, पूरा मीडिया संस्थान खुला रहा। मीडिया नहीं, मीडिया जो रिपोर्टिंग की है, तो मीडिया वाले ध्यान से समझिए मिश्रा जी, मेरा ऐसा ओपिनियन है, मीडिया वाले लोग और जो मेडिकल स्टोर वाले लोग हैं, वो तो मेडिकल स्टोर वाले लोग चले भाई। आप ये वहां मेडिकल कौन जा रहा है आजकल मेडिकल पे? हाँ जो भाई देखिए भाई, मेडिकल स्टोर खुला हुआ है, उससे बहुत मतलब राहत भी मिली है लोगों को। भाई सिर्फ कोरोना की दवाएं नहीं, घर में मान लीजिए सामान्य लोगों को सर्दी जुकाम बुखार और भी तमाम बीमारियां नहीं है, किसी घर में, हमारे घर में या मतलब हमारे पड़ोसी में रेगुलर पेशेंट भी रहे हैं, तो उनको भी मूलभूत चीजों की मेडिकल चीजों की जरूरत पड़ती थी। तो यदि मान लीजिए कि ये दुकानें बंद रहती, तो सौभाग्य बात है कि जितने लोग अस्पताल में नहीं मरते, उससे ज्यादा हमारे आपके घरों में लोग पड़े हुए लोग मिलते। नहीं तो मैं समाज से आपके मंच के माध्यम से अपील करूंगा कि जिस दिन महामारी से निजात मिल जाए, आपके जीवन जो है पटरी पे लौट आए, तो आपके पड़ोस में, हम यह नहीं कह रहे हैं कि जाकर के कहीं और आप एक सामूहिक आप धन्यवाद दीजिए कहीं पे, आप अपने पड़ोस में कोई मेडिकल स्टोर हो जो आपके यहाँ दूध पहुंचाने वाला, रोज जो आपको दूध पहुंचाने के लिए जो रोज आता हो, जो आपके यहाँ हाकर रोज आपके यहाँ पेपर आके आपके बालकनी में डालता हो, तो उससे मिलिए, तो कम से कम उसके साथ मानवता के साथ पेश आइए, उसको आदमी की नजरों से उसको देखना शुरू कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में जो संवाद की जो श्रृंखला होगी, इसमें एक नई मजबूती आएगी और एक आत्मविश्वास लोगों का जो मतलब मजबूत होगा, और जो हम एक दूसरे को ऊंच नीच या एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखते हैं, वह नफरत की दीवार भी टूट जाएगी। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं मिश्रा जी। मैं ये बात इसलिए आई कि मेरा एक मित्र है, उसके यहाँ एक बंदा काम करता था, राहुल करके, एंड वो अभी कुछ दिन पहले एक्सपायर कर गया। तो उसने मुझसे पूछा कि शायद आपको आइडिया हो को इस टाइम में क्या मेडिकल पर जो काम करने वाले लोग हैं वो उनको प्रिविलेज दिए जा रहे हैं क्या। तो भाई मैंने पता किया, तो ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं है, मतलब लेकिन ये मान के चलिए कि इन लोगों ने जो काम किया है वो काम कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। भदौरिया जी आ गए। सर मैं आपके मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज आ रही होगी कमल सर आपके? हेलो, हाँ आ रही है, आवाज आ रही है सर। आप अपने मंच से मेरी एक आवाज जो है आगे तक लेकर के जाइएगा कि आपने, ठीक है, मेडिकल स्टोर और तमाम जो भी इमरजेंसी सेवाएं हमको देते रहे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन जो सब्जी बेचने वाले जो ठेलर है, वो हमको सब्जी भी पहुंचाए हैं, उनके भी सहयोग को हमको याद रखना होगा, हमें उन्हें भी नहीं भूलना होगा। जो आपका धोबी जो रहा है, जो आपके कपड़े कहीं कोने कतरे में कहीं अपना जीवन यापन करने के बहाने आपको कपड़ा प्रेस करके दिया है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे जो वर्किंग क्लास जो रही है उनका सहयोग किया है। तो ऐसे लोगों को भी हमें अपने दिमाग में रखना होगा और उनके प्रति हमें धन्यवाद देना होगा और उन्हें अपने बंधुत्व के सूत्र में हमें बांध करके चलना होगा, क्योंकि अभी कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है, आगे लॉकडाउन फिर कभी भी लग सकता है। और इस महामारी ने कम से कम हमें एक दूसरे का साथ रह करके बड़ी बड़ी चुनौतियों से निपटने का एक हुनर हमारे अंदर विकसित किया है। उस हुनर को हमें निरंतर जगाए रखना है, और वह हुनर तभी जगेगा जब हम परस्पर एक दूसरे से संवाद करेंगे, इंटीग्रेट रहेंगे, हम एक दूसरे से मिलनसार वे में बात करेंगे। बहुत अच्छी बात शेयर करी आपने। मोहम्मद साहिम सर जी आज पहली बार ज्वाइन हुए हैं। साहिम जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग।
नमस्ते। आप सेम टॉपिक पे भाई आपके विचार हम सुनना चाहेंगे। आप लखनऊ से हैं एंड मुझे लगता है लखनऊ में क्या मेडिकल जो स्टाफ है या ये जो आज जिनकी बात हो रही है उनको कुछ प्रिविलेजेस मिले दिए जा रहे हैं या मिल रहे हैं? एज पर इज इन माय नोटिस, एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ। एंड और जो आपका सबसे पहले तो जो आपने आज टॉपिक लिया है विच इज हमारे जो भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, मतलब आई रियली अप्रिशिएट कि उनकी रिकॉग्निशन के लिए अगर हम उस पर बात कर रहे हैं कि लोगों पे अगर हम बात करना शुरू कर दे तभी उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं। फर्स्ट चीज तो ये। तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट योर इनिशिएटिव। बट एज फार एज माई व्यूज, मैं देख रहा हूँ बैंक, बिकॉज माई one of my brother is a branch manager in bank, and one of my brother-in-law, he is doctor. But what I observe, they are overstressed. What they are, matlab they are their life is in danger जितना वो कर रहे हैं लोगों को। बिकॉज अगर हम देखें इस वक्त, अगर डॉक्टर्स ना हो, हमारी सबसे बड़ी फाइनेंशियल क्रंचेस हैं, अगर बैंक्स ना हो, जो हम ज्यादातर मोस्टली हमारे फाइनेंशियल वर्क हो रहे हैं बैंक के जरिए ही हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि उनके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज। हाँ, अगर वो बैंक का एक एम्प्लॉय बैंक जा रहा है, लोग कहते हैं हमने उनको पास इशू कर दिया, वो आ जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज। अभी रिसेंटली आई वाज जस्ट डिस्कसिंग वन ऑफ द हायर अथॉरिटी की उनको क्या फैसिलिटी है, लाइक तो उनको हमने पासेस क्रिएट कर दिए। अगर आप उनको पास इशू कर दिया है, दे कैन गो एंड, तो ये कोई फैसिलिटी है? अगर मतलब खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई चीज इन क्राइसिस होती है, कोई क्रंच आता है, तो व्हाट गवर्नमेंट एंड व्हाट अथॉरिटीज की क्या पॉलिसीज है, या उनके लिए हमने ऐसा क्या क्रिएट कर रखा है, कोई कॉर्पस फंड है या कुछ है जिससे हम उनको हेल्प कर सकें? और इसे हमें मानने में भी कोई मतलब अफसोस नहीं होना चाहिए कि बहुत से डॉक्टर्स ने, बहुत सारे बैंक ऑफिसर्स ने, बैंक कर्मियों ने अपनी लाइफ को डेंजर में डाला है। अब उनकी फैमिली का कैसे क्या होगा? बट हु इज लुकिंग आफ्टर अबाउट दिस? तो दिक्कतें हैं। डॉक्टर्स के लिए तो प्रिविलेज गवर्नमेंट की तरफ से हैं। जो फ्रंट लाइन, एक्चुअली क्या है कि कुछ जो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर हैं, उनमें अगर कुछ कैटेगरी ऐसी है जिनको अगर फैमिली को कोई दिक्कत हो जाती है, उन्हें दिक्कत आ जाती है, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ दिया जा रहा है। हर जगह ऐसे एमपी में भी पॉलिसी है और हर जगह इस तरह के मतलब गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। लेकिन जो वो भी क्या है कि उसमें भी कुछ ऐसा हुआ है कि लाइक मेडिकल स्टोर वाले तो नहीं है। नदीम सर, आपका क्या विचार है? नहीं, मेरा विचार मैं बहुत देर से बोलना चाह रहा था, लेकिन बैंक में भी मैंने देखा है और मेडिकल को भी देखा है काफी करीब से। बैंक में आता है 10% स्टाफ आता है, आपको पता है? नहीं नहीं, जैसे मान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए तो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ ना, बैंक के अंदर ये हाल है, जहां पर 10 लोग 50-60 लोग काम करते हैं, वहां पर 8 से 10 लोग काम कर रहे हैं। वो अल्टरनेट डेज काम करते हैं। सुनिए तो, कम कर दिया, हाँ, है ना, वो 2 दिन के बाद उनका नंबर आता है, बाकी घर पे वो लोग आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। और अभी सारे जब सोर्सेज बंद है, अभी कहीं से कुछ भी नहीं है, सारी शॉप्स बंद है, फैक्ट्री बंद है, सब बंद है, तो उनके अभी कोई ट्रांजेक्शन इतना बड़ा नहीं है। ठीक है ना। दूसरा ये मेडिकल पे, मेडिकल की हम बात करें तो मेडिकल पे मैं कहता हूँ कि वाकई मेडिकल वालों ने काफी अच्छे तादाद में मतलब लोगों की मदद करी है, और अच्छे तरीके से मतलब अच्छा निचोड़ निचोड़ के मतलब स्टॉक जमाया है, स्टॉक को रोका है, और अपनी दुकानें अच्छी सजाई है। बढ़िया, बहुत शानदार, मतलब अच्छी खुशी हुई मुझे कि जिस तरीके से आज मेडिकल ऐसा लगता है कि कोई त्योहार मनाया जा रहा है। मेडिकल ऐसे सजे हुए। देखिए सर, उन्हें फायदा तो हो रहा है, मतलब इकोनॉमिकली फायदा हो रहा है उन्हें, उनकी दुकान चल रही है, लेकिन एट द सेम टाइम द मोर रिस्क, मतलब उनको रिस्क, क्योंकि मैं बताऊं, अभी जिस तरीके से अभी अपन भोपाल शहर की बात करें, मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ को सांस लेने में परेशानी हुई, तो मैंने सोचा ऑक्सीजन के लिए मुझे डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं ले आना था उस वाइफ को, क्योंकि मुझे मालूम है हॉस्पिटल में क्या है दिक्कत है। सही, मैंने घर में सिलेंडर का इंतजाम किया, ऑक्सीजन सिलेंडर का फ्लो मीटर जो होता है उसका, वो मुझे चाहिए था। तो उसकी कॉस्ट जो है वो मेरे ख्याल से 1200 रुपए की होती है। वो मुझे 7,500 का फ्लो मीटर मिला है। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर, जो ऑक्सीजन सिलेंडर 7,000 रुपए का आता है, वो मैंने 27,000 का खरीदा है। मैंने खुद स्वयं ने, किसी और की बात नहीं कर रहा। सही बात है। मुझे एक उसके अंदर एक बॉटल आती है ऑक्सीजन वाली, जिसमें पानी भरते हैं, आपने देखा होगा बुलबुले निकलते हैं उसमें से, वो लेने गया तो वो
100-125 रुपए की बॉटल, 150 रुपए की बॉटल जो है मुझे 550 रुपए की उन्होंने दी है अलग से। मौका परस्ती तो की है सभी ने, इतनी ज्यादा हुई है। हाँ, मैं सब पे नहीं कर रहा, कुछ ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने वाकई शिद्दत से काम करा, मैं उनकी तारीफ भी करता हूँ, ठीक है सही ना। बात लेकिन जिन्होंने रेट को इंक्रेज कर दिया, मतलब बड़ा बड़ा के है ना दवाइयां बेची है, बेच रहे हैं, क्राइम इन्हें है, कोई रोकने वाला क्राइम नहीं है है। उसमें, क्राइम है वो तो भाई। गवर्नमेंट ही मतलब नहीं कर रही है। अगर एक भी ऐसा केस आता है जाके पकड़ ले, तुरंत बंद हो एक्सक्यूज जाएगा। मी, हाँ कई यस सारे नदीम भाई, मेडिकल वाले नदीम अभी भी। भाई, यस यस। नदीम भाई की बात से मैं सहमत हूँ। हाँ एक्सक्यूज और मी, ओके, वेट करिए खाविम सर। भदौरिया जी बोल रहे हैं, भदौरिया जी प्लीज नदीम भाई, कंटिन्यू। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और अधिकतर लोगों ने मौका परस्ती तो की है और इसका काफी फायदा भी उठाया है, जो कि जब भी काम पड़ा है तो उन लोगों ने मौका परस्त होकर के उस चीज का फायदा उठाया है। और मैं मिश्रा जी की भी बात को दोहराना चाहूंगा। मिश्रा जी ने अच्छी बात कही थी कि भाई ऐसे भी मेडिकल वाले हैं, भाई मैं सारे लोगों को एक लाइन में खड़ा नहीं कर सकता, कुछ ऐसे भी मेडिकल वाले हैं कि उन्होंने इस बार भी डिस्काउंट में दवाइयां दी हैं। लेकिन अधिकतर मेडिकलों का अनुभव तो यही रहा है कि उन्होंने स्टॉक करके, और मैं इस चीज को एक चीज मतलब आपके 30 सेकंड और लूंगा, मैं 1 मिनट। इस चीज को मैं, नदीम भाई और मिश्रा जी, अगर मेरी बात गलत लगे कमल जी तो आप बीच में टोक दीजिएगा। ये जो स्टॉकिस्ट है ना, जो जिन्होंने स्टॉक किया है, ये एक छोटा सा उदाहरण है आपके किसानों के आंदोलन का। सही मैं बात है। इसको उससे जोड़ देता हूं, मैं बता देता हूं आपको। नहीं, कमल सही जी सुन सही लीजिएगा, सुन सही बात। लीजिएगा। ये जो इस किसानों का आंदोलन चल रहा है ना, लोगों ने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, लेकिन मैं थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसमें 900 पेज की फाइल है वो, ठीक है ना। उसमें केवल एक चीज जो है वो सबसे ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा गलत है, देश के लिए घातक है वो, स्टोरेज और आवाम परमिशन, के लिए। जो स्टोरेज परमिशन। स्टोरेज की जो लाइन है उसमें, वो बहुत घातक है। और वो देखिए आप कि पूरे देश का गेहूं एक जगह स्टोरेज कर दीजिए अगर खरीद के, तो आवाम का आलम क्या होगा और उस समय का आलम क्या होगा। सही बात। जब इतनी सी दवाई आपने स्टोरेज कर दी तो आज देश में हाहाकार मच गया, ठीक है हाँ, ना। और जो खाना लोग रोज खाना यूज स्टोरेज करते हैं होगा। गेहूं, सही बात। रोज रोज यूज करते हैं, अगर उसको स्टोरेज कर देंगे तो क्या हाल होगा, ठीक है ना। ये स्टोरेज का नतीजा है। तो अधिकतर लोगों ने इस स्टोरेज का फायदा उठाया है। अगर ये कानून सख्त होता कि आप स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, आप तो वो नहीं जैसा होगा। परमानेंट जैसा चला रहे थे, आप वैसे ही चलाते मेडिकल, ठीक है ना। क्योंकि आज जो आधारित थे लोग, और आपके ऊपर आधारित थे, डॉक्टरों के ऊपर और मेडिकलों के ऊपर। अब मैं डॉक्टर का तो ये बोलूंगा कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो भी हुआ वो अदर चीज है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में 2-2 डॉक्टरों ने 100-100 मरीजों को देखा है। वही सही पैरामेडिकल स्टाफ, उन लोगों ने दौड़ दौड़ के मरीजों को ठीक किया है। जो हुआ, जो नहीं था उनके पास, वो सरकार की व्यवस्थाएं हैं, सही बात। डॉक्टरों की व्यवस्थाएं नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में। वो भदौरिया जी, सरकारी भदौरिया जी, मैं आप इसमें थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि आप ये मानिए कि बड़े बड़े जो मेडिकल स्टोर हैं और उनका जो ओनर है वो तो एक दिन भी नहीं गया। बेसिकली हमारा जो जिसने और जो नॉर्मल स्टाफ था, जो 4,000 5,000 7,000 रुपए महीने पे काम कर रहा है, और उसे फोन पे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, ये दवाई यहाँ रखी है, ये दवाई यहाँ रखी है और तू दे दे। मतलब जो ओनर है वो तो जा ही नहीं रहा। तो ऐसे जो स्टाफ को भी दिक्कतें आई हैं। मतलब अल्टीमेटली वो, मतलब ना तो उन्हें फायदा किया, भाई उनको फायदा तो हुआ नहीं इस स्टॉक का, वो तो मालिक फायदा ले रहा है, भाई उसका तो ड्यूटी है, और उसी में कोरोना हो गया। चल बसे इसलिए दिक्कत। मैं बिल्कुल। इसलिए बिल्कुल मैं बिल्कुल। तो जो है जो कोरोना, सीए साहब बोलिए। हम्म। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे मेडिकल स्टाफ्स की ड्यूटी लगा दी ओनर्स ने, और वहां पे खुद नहीं गए किसी भी काम के लिए, सारे फोन पे उनके इंस्ट्रक्शन हो रहे। मैंने भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स राजस्थान के अंदर भी देखे हैं कि जो मेडिकल स्टाफ है उनके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो उनको सारे के सारे ओनर्स ने काम पे लगा दिया और सब लोग अपने घर पे आराम से सारा रेस्ट रेस्ट कर रहे हैं। वही तो वही दिक्कत। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इन मेडिकल स्टाफ्स के लिए कुछ इंश्योरेंस इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे डॉक्टर्स के लिए इन्होंने दी है इंश्योरेंस पॉलिसी, 50-50 लाख का जो स्टार्टिंग में दिया था, सब लोगों को पता है।
तो वैसी ही एक फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में जो मेडिकल स्टाफ ने जो काम किया, नॉट ऑनर्स की बात नहीं कर रहा मैं। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वाज आल्सो सेइंग, Yes, इंश्योरेंस जो एक सोशल सिक्योरिटी की बात होनी चाहिए, यू आर राइट। Yes, एग्जैक्टली। तो मैं जो आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ। तो मेडिकल स्टाफ की इंश्योरेंस होनी चाहिए, उनके फैमिली की इंश्योरेंस होनी चाहिए, उनके बारे में पूरा ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर्स की इंश्योरेंस कर दी, लेकिन जो मेडिकल स्टाफ जो दिन रात काम कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर्स पे दवाई दे रहे हैं, तो उनके लिए मेरा स्पेशल ये है कि गवर्नमेंट को उनके लिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन मेडिकल स्टाफ के लिए कम से कम इंश्योरेंस या फिर कुछ अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स उनके लिए देने चाहिए उनको। देना ही चाहिए, सही बात। ये बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ इस बात से। यस मैम, दीप्ति मैम, आप कोई बात रखेंगी इस टॉपिक पे अपनी, प्लीज। नमस्कार। ये देखिए, नो डाउट मेडिकल जो स्टाफ है, जो अभी भैया ने बात कही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कई मेडिकल वाले ऐसे भी हैं जिन्होंने घर घर जाके भी दवाइयां पहुंचाई हैं, देर रात में भी पहुंचाई हैं। तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट को एक प्लान करना पड़ेगा। लेकिन जैसे हम बात करते हैं, चाहे वो छोटे छोटे किराना व्यापारी हो या जो, इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं आपदा में अवसर की तलाश तो की है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। जहां जो चीजें आपको कम में मिलनी चाहिए वो दुगने रेट में मिली, और उन्होंने खुद मतलब ऐसी भी व्यवस्थाएं हुई हैं कि शासन के नियमों के आदेशों की अवहेलना खुलेआम की गई, और लोगों ने, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने रेड भी की, या मान लो उन पे कार्रवाई भी की। पर एक दो पे कार्रवाई कर सकते हैं हम, और वो लोग पीछे का रास्ता चुन लेते हैं, पीछे का, सही बात पीछे का है। चुन लेते हैं। तो इसमें तो कोई नो डाउट, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि हम सब लोगों को, जो भी मेडिकल स्टाफ है जिन्होंने काम किया है, उनका और उनके परिवार का ध्यान रखने के लिए सरकार से भी आग्रह करना चाहिए, और कोई ऐसी मुहिम चलाना चाहिए कि उनको लाभ मिले। बिल्कुल, ये जो फ्रंट लाइन वर्कर्स रहे हैं, इन्होंने नो डाउट आपदा की स्थिति में बहुत काम किया है, तो इनको एक परमानेंट इनका कुछ सोल्यूशन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो शॉप पे टेम्परेरी काम कर रहे हैं, जब मर्जी हुई काम नहीं हुआ या कोई इंटरेस्ट कुछ ऐसा हुआ तो उनको निकाल दिया, या तो वो दुकान वाले कभी उनको निकाल ना सके, मेडिकल स्टोर वाले अगर कोई उनका एम्प्लॉय है तो एक परमानेंट उनकी जॉब रहे। ऐसा नहीं हो कि भाई कुछ दिन के बाद पता चला कि उनको टर्मिनेट कर दिया, दूसरे को रख लिया। तो क्योंकि उन्होंने आपदा में आपका साथ दिया है, तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को इस तरह की स्कीम निकालनी चाहिए कि जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या जो भी है, उन्होंने अगर रखा है इस तरह के एम्प्लॉय को, तो वो निकाल ना सके जिन्होंने ऐसी सिचुएशन में। कम से कम इनिशियली इन्हें फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर ही मान लिया जाए। हाँ बिल्कुल। तो भी फायदा, मतलब उन लोगों को बाई चांस कोई इवेंचुअली कोई दिक्कत आ जाए, फैमिली को दिक्कत आ जाए, तो घर में कुछ सपोर्ट मिल जाए। आई थिंक सो। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हिसाब से एक चीज ये भी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट को ये भी तय करना चाहिए कि ये चीज या ये दवाई इतने रेट की है, इस रेट से अधिक अगर कोई उसको सेल करता है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सब लोग तो सक्षम नहीं है। बहुत से मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, पर उन्हें इलाज करवाना है। ऐसे में अगर वो 100 की चीज 1000 में खरीदेंगे तो ये कैसे चलेगा? इसकी ऊपर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। इसके ऊपर देखिए, एक मेरा ये सजेशन रहेगा कि जो मेडिकल स्टोर हैं उनमें कुछ परसेंटेज सरकार को फिक्स करना चाहिए कि फ्री मेडिकेशन इनको देना ही देना है, और बाकायदा जिनको दे रहे हैं उनकी पूरी डिटेल भी रखनी चाहिए कि आधार कार्ड साथ में सब कुछ, कि इनको इतने, ये जैसे अगर 20% 10% जो भी एक बांध दे हर मेडिकल स्टोर पे। इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने कोशिश किया उसका, भाई बीच में डीएम को लेके आए कि जो मेजर मेन दवाई हैं वो अथॉरिटी के थ्रू जाएं, या जो उनका कालाबाजारी है वो, लेकिन जो बदमाश है वो बदमाशी है, मतलब जिसे करना है। कमल सर, मैं आपसे बीच में भी एक निवेदन किया था। हाँ। और अभी मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि हम रोज चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, और काफी लोग जुड़ चुके हैं चर्चा से, और मतलब मैं देख रहा हूँ बराबर कि बहुत सारे लोगों के फोन भी आ जाते हैं कि आप लोगों की चर्चाएं चल रही थी, और बहुत सारे राज्यों में देखा जा रहा है। लेकिन इस अभियान के तहत अगर हम ये करें कि जैसे हमने एक नगर निगम के जो झाड़ू लगाने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं उनको चुना था, हम कुछ ऐसे कर्मचारी, कुछ ऐसा अभियान तो चलाएं भाई कि हम कहते हैं 10 लोगों को अगर हम अपने तरीके से इस चीज का जो भी फायदा हम सरकार से दिलवाना चाह रहे हैं, मैं कहता हूं कि मैंने आज आपको 1 रुपए आपके मनी बैंक में डाला, मेरी 1 रुपए क्षमता है, किसी की 1 लाख है, मैंने आपको डाला,
उस मनी बैंक से आप अपनी संस्था द्वारा कि आज आप चर्चा कर रहे हैं और कल वो फुटेज आपके हमारी चर्चा के बीच में आने चाहिए कि 10 लोगों को हमने इनको दिया, 10 हमने इनको दिया, 10 इनके राज्य में दिया, तब जाकर के हम अपनी बात को ये कह पाएंगे उदाहरण सहित कि हमने ये किया, इसलिए हम दावे के साथ ये बोल रहे हैं कि आप भी कीजिए। सही बात है, सही बात। नहीं भदौरिया जी अभी मैं शेयर करूंगा, शेयर मैम की एक टीम है, उन लोगों ने मुझे लगता है कल बीएचयू कैंपस में और पूरा खाना का वितरण किया। गरीब बहुत सारे यहाँ हाँ, लखनऊ में भी एआईपीसी वालों ने जो है खाने का डिस्ट्रीब्यूशन काफी दिन से चल रहा है। उन चीजों को अपन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके यहाँ पर शेयर भी करेंगे अब आगे के टाइम में, मतलब शेयर भी करेंगे। और जो सफाई कमल सर कहना नहीं चाहिए, कमल सर एक्चुअल में कहना नहीं चाहिए। ये देखिए ऐसा है कि अपनी क्षमता के अनुसार लोग कर रहे हैं, अब ये करने के बाद तो नहीं कहना चाहिए। मैं भी कुछ थोड़ा बहुत जितना मेरी क्षमता है तो मैं भी भाई कभी कोई दिख जाए तो मतलब ये सारी चीजें करके भूल जाओ। अपन लोगों को एक एग्जांपल यहाँ पर क्रिएट करना चाहिए। लेकिन क्या है, एग्जांपल क्रिएट करना है तो आप प्लीज मुझे जो है आप ये बता दीजिए कि आपका मनी बैंक कौन सा है, तो मैं आपको 10 लोगों से ये सहयोग करवा दूंगा। फिर आप फ्रंट लाइन में निकलिए। आपको जैसा लगता है कि आप किसी को, मैंने एक चीज देखी है सफाई कर्मचारियों को, एक सेकंड, सफाई कर्मचारियों को मैंने एक चीज देखी है कि जब वो झाड़ू लगाते हैं तो अगर उनको हम ग्लव्स, एक ऐसी चीज है वो 1 महीने तक चलता है, वो ग्लव्स प्लास्टिक का नहीं है, काफी अच्छा ग्लव्स है वो। अगर हम भोपाल शहर के ही अगर 25% सफाई कर्मचारी को भी बांट पाए, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी। सही बात है, सही बात है। भदौरिया जी मंडे को मैं एक कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा अपन इसी टॉपिक पे बात रखेंगे, मैकेनिज्म एक रेडी कर रहे हैं, क्योंकि एक तंत्र थोड़ा सा बन जाएगा तो उसके थ्रू चीजें प्रॉपरली हो पाएंगी। मोस्ट प्रॉब 100% जो टीम है अपनी, मंडे को अपन लोग बैठेंगे और उसको उस डायरेक्शन में पूरी तरह से प्रोसीड करना शुरू कर देंगे। आई थिंक सो, ठीक है ना। जैसे पांडे मैडम हैं, तो पांडे मैडम अपने घर के ही सामने उनकी कॉलोनी में भी रोज झाड़ू लगाने वाले आते होंगे, तो वो जो है इस सामाजिक संगठन के द्वारा 10 लोगों को अपने घर से ही बुला के और वो दे देंगी। दो फुटेज उनके सीए साहब हैं, तो सीए साहब के यहाँ कॉलोनी में भी उनके ही कॉलोनी में कचरा लेने वाला आता होगा, तो वो 2 फुटेज भाई मैं कहता हूँ 10 लोगों को वो दे देंगे। मैं आपको बताऊं भैया, मैं थोड़ा सा यहाँ रोकूंगी आपको कि मैंने पूरे कोरोना काल में दोनों वेव्स में मैंने खुद अपनी पूरी कॉलोनी को, गली मोहल्ले को सैनिटाइज किया है पूरा, खाने से लेके, मतलब मैं जो बता रही हूँ कि खुद सैनिटाइज किया है और पूरे लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा है। मैंने जो आयुर्वेदिक दवाई होम्योपैथिक होती है वो की है, और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ मैंने सफाई करवाई है। मतलब ये नहीं कि मैंने उनको कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया, मैंने उनके साथ सफाई में हाथ बढ़ाया है। तो ये सब मैं बहुत पहले से कर रही हूँ और ये सारी चीजें आप लोगों तक पहुंच जाएंगी। भदौरिया जी मैंने बात किया, पर्सनली बात कर रहा हूँ, और संडे या मंडे में अपन एक मीटिंग रखेंगे तो उस एजेंडे को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि भाई मुझे लगता है कि कहीं जो मेडिकल में जो स्टाफ काम करता है और मेडिकल स्टोर्स पे, उसके लिए भी कुछ गवर्नमेंट को मुझे लगता है एक लेटर वेटर भेजना चाहिए, उन लोगों का ध्यान रखा जाए। आई थिंक सो, यस प्लीज। बिल्कुल, इनको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। मुझे म्यूट कर दिया क्या आपने? मुझे म्यूट कर दिया क्या आपने? नहीं नदीम भाई आपकी आवाज आ रही है। आ रही है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें उन्हें कोरोना वॉरियर्स कहना चाहिए जो लोग दवा की दुकान से दवा खरीदते हैं और गरीबों में सप्लाई करते हैं, फ्री में देते हैं, जो लोग अपना योगदान दे रहे हैं, अपना खुद का पैसा लगाते हैं अपने कलेक्शन, या तो जैसे आप लोगों ने बात की कि भाई अपन लोग मिलके एक कलेक्शन करते हैं और अपन लोगों को ग्लव्स देंगे, ये देंगे, वो देंगे, इसी तरीके से मेडिकल से दवा खरीद के इन्होंने बांटी है, वो मेरे नजर में वॉरियर है। मुझे नहीं लगता किसी मेडिकल वाले ने, मुझे कोई ऐसा मेडिकल वाला अभी तक नहीं मिला कि वो ये कहे कि साहब मैंने फ्री में मुझे नहीं मिला। सही बात है। नहीं, मेडिकल वाला वॉरियर नहीं है, लेकिन मेडिकल में जो स्टाफ काम कर रहा है वो तो उसके तो इतनी सैलरी नहीं मिलेगी। देखिए मेडिकल पे स्टाफ कर रहा है, तो उसको कहीं कोरोना हो गया वो एक अलग मैटर है, वो कहाँ हुआ वो
एक अलग चीज हो सकती है, लेकिन मेडिकल में ये लोग, वो सभी लोग जब मैं देख रहा हूँ बिल्कुल सेफ काम कर रहे हैं, सेफ कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी ये लोग डिस्काउंट में दवा नहीं दे रहे हैं, किसी को भी फ्री में दवा नहीं दे रहे हैं। वो फायदा अभी ले तक मुझे कोई ऐसा मेडिकल वाला नहीं मिला है या यूनियन वाला कि साहब हम लोग कुछ ऐसा कैंप लगा के फ्री में गरीबों में दवा वितरण कर रहे हैं। गली गली में, झोपड़पट्टी में मेडिकल खुले हुए हैं, जम के चल रहा है साहब, धंधा अच्छा चल रहा है, बेहतरीन है। बहुत नहीं नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इनकी इतनी सिर्फ कमाई हो रही है और ये कहीं से भी कुछ ऐसा डोनेशन हाँ, कैंप ये इनको वो कुछ कहीं नहीं से कर रहे नुकसान नहीं है, इनको कहीं से नुकसान नहीं है, बारह मास ये कमा रहे हैं, इनको तो तो इनको- चाहिए कि थोड़ा सा दान करना चाहिए। जी। बिल्कुल, कम से कम गरीबों को, आपने जो गली हाँ, कूचे पे दुकानें बिल्कुल। खोली है झोपड़पट्टी में, उनको अब आप है ना दवा वितरण कर दो एक कैंप लगा के। मैंने नहीं देखा ना, मेरे साथी कम से कम 250-300 पत्रकार मेरे साथ में रोज मिलते हैं मुझे, उन्होंने भी नहीं बताया कि किसी मेडिकल के लोगों ने। वो तो फायदा में लगे हैं, मतलब कैसे काटने में लगे हैं भाई साहब। बस रात दिन आप कमाने में कैसे लगे कह रहे हैं। हैं कि साहब इनको वॉरियर बल बोला जाए? नहीं मैं और एक- नहीं, एक उनको मैं- नहीं कह रहे हैं, नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि उनके medical- एम्प्लॉय को कह रहे हैं, उनके बेसिकली एम्प्लॉय देयर आर टू टाइप को। ऑफ थिंग। मेडिकल स्टोर पे जो ओनर है वो तो घर में एसी में बैठ के चिले, लेकिन एक कुछ स्टाफ है जो 5,000 रुपए 10,000 रुपए मिलते हैं और 60,000 रुपए महीने के मिलते हैं। प्रॉब्लम आ रही है तो उससे आ रही है, अल्टीमेटली दिक्कत आ रही है तो उससे आ रही है। देखिए और साहब, मलाई आज खाना प्रॉब्लम कारी मैं बताता हूँ आपको। आज पंकज भदौरी जी, हम लोग सभी लोग काफी सारे पत्रकार बैठे थे एक साथ, वहां पर ये देखा गया जो लोग दिन भर अपना कैमरा लगा के माइक लेके घूम रहे हैं, ठीक है ना, आज उनको सैलरी नहीं मिल रही। हाँ, वो दिक्कत है ना। किसी को आधी सैलरी, सुनिए, तो आधी सैलरी दे दी। इस मंत्री के यहाँ पे बाइट लेने जाना है, उसके यहाँ जाना है, उसके यहाँ जाना है, इस अस्पताल जाना है, शमशान जाना है, कब्रिस्तान जाना है, सब जगह जा रहे हैं, पेट्रोल के लिए पैसा नहीं है। सेम थिंग काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की सेम। अरे मिश्रा जी खुद गवाह है। मंत्री स्टाफ से नदीम भाई मिश्रा जी खुद गवाह है इस चीज के। जी, मिश्रा जी खुद गवाह है इस चीज के। आज मिश्रा जी भी तो गए थे हॉस्पिटल और ब्लैक फंगसों की स्टोरी करने के लिए, तो इनसे पूछिए मिश्रा जी से। बताइए। मिश्रा जी प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार भैया, फोटो ऑन करो यार। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, क्या नदीम सर क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा ये कहना था मिश्रा जी, हमारे जो पत्रकार साथी हैं, हाँ, आज मैं कई सारे लोगों से बात की तो कई सारे लोगों की बड़ी स्थिति खराब नजर आई मुझे, उसके बावजूद भी वो काम कर रहे हैं, समझ गए ना। और देखिए नदीम जी, एक बात मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूँ, उस बात को अदरवाइज कोई भी नहीं ले, कि हमारा काम है पत्रकारिता करना, खबर लिखना, उसमें कितना भी जोखिम आए, उसी जोखिम में जब तक हम काम नहीं करेंगे, हमारे अंदर परिपक्वता जो विकसित नहीं होगी। यदि आज हम कल को यह बात अपने बच्चे से कहें कि कोरोना काल में हमने काम किया, इस अस्पताल गए, उस अस्पताल गए, तो एक किस्सा के रूप में अपनी पीढ़ियों के लिए अपना दर्द हम जरूर सुना सकते हैं, लेकिन इस दर्द की कीमत यदि हम वसूल रहे हैं तो कहीं न कहीं हिंदुस्तान की निगाह में हमारे ऊपर एक कायराना कौम की तरह से हमें गिना जाएगा। मैं कीमत वसूल करने वाली बात नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं अपने काम की कीमत वसूल करने की बात नहीं कर रहा हूँ मिश्रा जी। मेरा ये कहना है, आज जो है अखबार मालिक हो, चैनल मालिक हो, सैलरी पूरी नहीं दे रहे। उस बात से मैं आपकी पूरी तरह से सहमत हूँ। जो बड़े संस्थान है, मध्य प्रदेश का दैनिक भास्कर ने बड़ा अच्छा मुहिम चलाया है। ठीक है भाई, उनकी चूंकि फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी है और उनका विवेक बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल स्थिति तो लगभग सारे मीडिया मालिकों की अच्छी है, किसी एक की अच्छी नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन ये है कि दैनिक भास्कर समूह का जो है विवेक बहुत अच्छा है कि कोरोना पीरियड में उन्होंने बड़ा अच्छा निर्णय लिया कि उनके कर्मचारी का यदि किसी का देहांत हो गया है तो 3 साल तक वो नियमित उसको परिवार को वो वेतन देंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मिश्रा जी, मैं ये तो यदि इस दैनिक भास्कर की पहल को यदि सारे मीडिया संस्थान स्वीकार करें और उसको एक नया जन जागरूकता की तरह से चलाएं, भाई ठीक है आप पूरा वेतन मत दीजिए, लेकिन 3-4 साल तक उस परिवार का यदि आप परवरिश कर देंगे तो थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाएगी, वो लड़खड़ाता हुआ परिवार भी मुख्य धारा में खड़ा होने के लिए संघर्ष कर सकता है। मतलब नदीम सर,
कि जो हाल ग्राउंड लेवल पे मीडिया का है, पत्रकार का है, मतलब मालिक अलग है, मालिक का भाई मीडिया का जो मालिक है वो अलग है, पत्रकार ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। सेम सिचुएशन क्या है कि जो मेडिकल स्टोर है उसमें जो कार्यकर्ता है वो अलग है, कार्यकर्ता दिक्कत में, मेडिकल स्टोर वाले मजे में। आई थिंक सो भाई यही मेरा कहना था कि अगर आप बैंक को वॉरियर नहीं कह सकते, बैंकर्स को, बैंक कर्मियों को, ना मेडिकल वालों को बोल सकते हैं, क्योंकि मेडिकल वालों ने तो कमाया है साहब। मेडिकल वालों ने कमाया है, लेकिन वहां जो स्टाफ काम कर रहा है वो तो उसकी हालत तो पत्रकार जैसी है जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है। आप विश्वास करिए वो दोनों सेम ही टाइप की सिचुएशन है, क्योंकि जो भाई चैलेंज तो उसके सामने आ रहा है, मेडिकल मालिक पे थोड़ी नहीं आ रहा, वो तो मजे मार रहा है। नहीं, मेडिकल मालिक भी बैठा हुआ है, सेफ है सब लोग, सब कोई दिक्कत नहीं है साहब। मैं तो देख रहा हूँ, आप दुकान देखिए, दुकान और अच्छी सज गई है इस वक्त जो है मेडिकल दुकानें सबसे ज्यादा सजी हुई है, ऐसा लगता है कि कोई फेस्टिवल है। सही बात, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसा बहुत आ रहा है। सही बात, आप देखिए सैनिटाइजर, मास्क, जो 2 रुपए की चीज है 20 रुपए में मिल रही है, 1 रुपए की। नदीम भाई, मैं आपकी पूरी बात से सहमत हूँ कि हमारे मेडिकल माफियाओं ने इस मानवता का जो सेवा का अवसर उनको मिला था उसमें उन्होंने अपनी मतलब बनियागिरी नहीं छोड़ी। लेकिन कमल सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जरा इस बात पे आप गौर फरमाइएगा। मन जो होता है, बनिया कोई जाति नहीं होती है। कबीर ने बहुत पहले कहा था, मन का बनिया बनिज न छोड़े, मन का बनिया बनिज न छोड़े, जन्म जन्म का मारा अजहू पूर्ण तौले। मतलब जो व्यवसाय से व्यक्ति जुड़ा, मतलब लाभ नहीं छोड़ सकता है। मतलब जो मन जो होता है आपका ना, बहुत ही होशियार मन होता है। तो जिनके अंदर मन की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा विकसित होती है वो कौन होती है? बनिया की। तो बनिया तो हमेशा लाभ देखेगा, लेकिन सवाल यहाँ उस बनिया के लाभ के बारे में नहीं हो रही है। उस मेडिकल स्टोर पे जो 5,000, 7,000, 10,000, 8,000 रुपए पे जो मासिक वेतन पे वहाँ जो काम कर रहा है, अपने पीछे अपना पूरा परिवार छोड़ रहा है, उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है या सरकार का क्या कर्तव्य बनता है? मालिक तो हो कहेगा कि हमारा धंधा तो कोरोना काल में चौपट हो गया, हो सकता है उसको 7,000 की जगह 4,000 दे रहा हो, तो वो बेचारे की मजबूरी है 4,000 रुपए को भी लेना, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसे लोगों के प्रति हमें अपनी हमदर्दी दिखानी होगी। बस मेरा मतलब सर ने, मिश्रा जी ने और नदीम साहब, जो मैं भी जो कह रहा हूं, मैं ये बात नहीं कह रहा कि जो मालिक है या मीडिया का मालिक है या डॉक्टर बैंकर है, मतलब, लेकिन एक ग्राउंड लेवल पे बैंक में वो भी तो कर्मचारी है कि भाई जो गेट पे खड़ा है, वो भी तो एक कर्मचारी है, एक अंदर बैठा है, ऑफिसर बैठा है। ऐसे जो हमारा मेडिकल स्टोर है उसमें एक ऐसे कर्मचारी हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मीडिया तो बहुत बड़ी होती है, और लेकिन एक मिश्रा जी जैसे भी जो ग्राउंड लेवल पे जाके अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो भाई जो रियल ग्राउंड लेवल पे जो सर्विसेज के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो तो आई थिंक एक अपनी जान को मतलब रिस्क में लेके काम कर रहे हैं। आई थिंक सो। मतलब नदीम सर, आप फ्रिज करिए, बताइए, और फिर अपन आगे आज का। नहीं, अगर आप जैसा हो रहा कि गेट पे खड़े होकर जो, तो इस तरीके से तो हर कॉलोनी के गेट पे गार्ड खड़े हुए हैं, उनको भी हम उनका भी ध्यान रखें, ठीक है। हर शॉप के बाहर गार्ड खड़े हुए हैं, हर ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं, चाहे वो लॉकडाउन में। आप ये मानिए कि लॉकडाउन में जो एक्टिवली जिनकी सर्विसेज से सोसाइटी रन कर रही है, अल्टीमेटली मेडिकल स्टोर पे ऐसा मतलब जो कॉलोनी के बाहर गार्ड खड़ा है और मेडिकल स्टोर है, वहां पे स्टाफ है, देयर इज अ बिग डिफरेंस। वहां पे मेडिकल स्टोर में, सुनिए तो, बताइए, मेडिकल स्टोर के अंदर उसके जितनी बड़ी शॉप होती है उसके हिसाब से वो लोग अपने कर्मचारी व्यवस्था रखते हैं। 1, 2, 3, 4, और बहुत बड़ी शॉप है तो 8 से 10 लोग। मैं क्या कह रहा हूँ, वो जो रख रहे हैं वहां पे जो आदमी जा रहा है, मतलब 90% लोग अभी जो कोविड के मरीज हैं वही दवाई लेने जा रहे हैं। अल्टीमेटली जिनसे हमें मरीज नहीं जाता है कभी दवा लेने, मरीज नहीं जाता है, मरीज नहीं, उससे रिलेटेड जो पीपल है, हाँ वो लोग जाते हैं, परिजन ही जाते हैं। उनसे इन्फेक्शन की, हाँ नहीं मैं समझ गया, लेकिन उससे इन्फेक्शन के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा हैं। आई थिंक सो। तो वो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक रिस्की जॉब है, मतलब आई थिंक सो। नहीं, रिस्की नहीं है। अच्छा, रिस्की नहीं है। देखिए उसके अंदर अगर आप और हम मिल रहे हैं, मुझे कोरोना, आपको पता नहीं है मुझे कोरोना हुआ है, ठीक है ना, तो रिस्की है। आप और हम मिल रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो मैं
या तो घर में बैठूंगा, क्वारंटाइन हो जाता हूँ, या हॉस्पिटल रहूंगा, तो मेरे घर के मेंबर्स जाएंगे दवा लेने के लिए, क्योंकि वो सही है। तो वहां पर मैंने नहीं देखा मेडिकल स्टोर पर और कोरोना पीड़ित गया हो, कहीं चले भी गया होगा, हो सकता है गलती से चला गया भाई, दवाई और दे दो। लेकिन सबसे ज्यादा प्रिकॉशंस जो है वो मेडिकल वाले रह रहे हैं, फुल मास्क लगा के रहते हैं पूरे टाइम। वो जो वैसे भी आता है ध्यान ही रख उसको रहे हैं। कहते हैं कि आप मास्क लगाइए। मेरा मतलब खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं जब गया हूँ मेडिकल स्टोर पे, अगर बिना मास्क के गया था तो उन्होंने बोला नहीं आप बिना मास्क के नहीं। मैंने कहा यार मास्क कार में रही है मेरा, तो कहने लगे आप ये लीजिए, मेरी तरफ से लीजिए, लेकिन मास्क लगाइए। उन्होंने मुझे मैं समझ गया पूरी बात। नदीम साहब आप बहुत अच्छा बात रख रहे हैं, और इससे क्या कहते हैं, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। और जो भदौरिया जी ने जो कहा था उस पर मीटिंग अपन पर्सनली एक अलग रखेंगे। और पहले मैं थोड़ा सा फ्रीज कर दूं। यस मिश्रा जी प्लीज, अब लेट अगर 2 सेकंड में आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो प्लीज कहिए, 2 सेकंड में जल्दी से। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज आ रही है सर कमल सर? आ रही है। सर अब आने वाले समय में एक विषय जरूर रखिएगा, शायद उससे मनोवैज्ञानिक परतें बहुत सारी खुलेंगी, कि जब हम सोशल मीडिया जैसे आपका जूम प्लेटफॉर्म हो गया, हम इस पे कोई बहस खड़ा करते हैं तो उस पे हम बैकग्राउंड का बहुत ध्यान रखते हैं। तो जब इस बैकग्राउंड के ध्यान रखने की प्रवृत्ति के पीछे जो है मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, वो परतें भी खुलनी चाहिए। तो उससे बहुत सारी समाज की यथास्थिति आपको क्लियर हो जाएगी। तो आने वाले समय में इस पे एक बहस का मुद्दा आप रख सकते हैं। एक टॉपिक और मैं सजेस्ट करूंगा कि जो गवर्नमेंट की जो टैक्स पॉलिसीज है उनमें क्या चेंज करना चाहिए ड्यू टू कोविड, उसके ऊपर भी मैं कुछ इसमें रखवाना चाहता हूँ कि ऐसा कोई सेशन हो कि गवर्नमेंट अपन रखते हैं। सीए साहब वो तो बात कर नहीं, सीए साहब ने बहुत जबरदस्त बात बोली है, बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है हाँ, कि और ये रखना इस पे जो चाहिए। है हाँ सीए साहब, बिल्कुल इस पे हम लोग तो खैर ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अर्थ नहीं है तो टैक्स कहाँ से देते हैं। लेकिन जो है इसके विषय में बात करना बहुत जरूरी है। नहीं, मैं टैक्स इसको हम रखते हैं, इसको प्लान करते हैं आगे। बेसिकली मेरा है कि उन टैक्स की पॉलिसी के अंदर क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या क्या रिलीफ देनी चाहिए लोगों को। बिल्कुल ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और बल्कि नेक्स्ट डिबेट इसी पे रखना चाहिए। इसको अलग से रखेंगे। अभी मेजर एक जनरल टॉपिक में रखेंगे, लेकिन कम से कम अभी थोड़ा सा फोकस अभी इसी पे ही करेंगे, कोरोना पे ही। नहीं सर, ये टैक्स से संबंधित नहीं है। ये एक्चुअल में जो मैं गाड़ियों की किस्त जमा कर रहा हूँ ना, मेरी 2 किस्तें बाउंस हो गई हैं, ये इससे संबंधित भी है। तो आप समझिए इस बात को। भाई कोविड टाइम में जब आपका काम नहीं चल रहा है, आपका कुछ भी नहीं चल रहा, लेकिन आपको किस्त देनी है, चाहे आपकी कोई सी भी लोन की किस्त हो, कुछ भी हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल जो इंडिविजुअल के फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो वो उसमें क्या रोल रह सकता है, और वो कैसे कम हो सकते हैं, टैक्स कम कैसे हो सकता है, इस पे अपन वो अभी क्या लास्ट टाइम तो आरबीआई ने मोरेटोरियम वगैरह दिया था, लेकिन इस बार सोनी साहब इसको टॉपिक में जब रखेंगे तब इस टॉपिक को बात करेंगे। Exactly, yes. और मैं आज का जो अपना डिस्कशन है उसको फ्रीज करना चाहूंगा। उससे पहले नदीम साहब ने जो बात कही है उसे मैं रिपीट करना चाहूंगा। नदीम साहब ने ये बताया कि जो बिजनेस होता है, जो मेरी समझ में आया मोटी मोटी जो भाषा में, हर काम का एक सीजन होता है। जैसे अगर हमारे यहाँ सोप होती है, तो जैसे दिवाली का सीजन, दिवाली आ गई, पटाखे बिक रहे हैं, तो जिन पटाखों की दुकान होती है वो सेलिब्रेट ज्यादा करते हैं, वो सेलिब्रेट नहीं करते, माल ले ले इसमें लगे रहते हैं। तो भैया मोस्ट ऑफ द जो ऑनर्स हैं मेडिकल स्टोर्स के, उनके लिए दीपावली का धमाका आ गया है, मजे ले रहे हैं। लेकिन सेम मीडिया भी चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं दोबारा, आल्दो कंट्रोवर्शियल है, सर से नहीं सहमत करता, जो ग्राउंड लेवल पे इंटरेक्ट कर रहा है बंदा, चाहे वो मीडिया का हो, और चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, और चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, वो वास्तव में सोसाइटी की हेल्प कर रहा है। और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसके बाद उसकी सपोर्ट होना ही चाहिए, और गवर्नमेंट को करना चाहिए। क्योंकि उसके पास दुकानदार के पास एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी आ रहे हैं, आपको पता नहीं है कि उनके पास सिम्टम्स है कि नहीं है, और वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और अपनी जान को मतलब बहुत रिस्क में लेके जा रहे हैं, कर रहे हैं, वो तो मानना ही पड़ेगा।
सही बात, तो एटलीस्ट उनके लिए तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, Right. गवर्नमेंट को भी और जो अभी- मेडिकल स्टोर के ओनर्स है उनको, ठीक या गवर्नमेंट कुछ प्रेशर बनाए ओनर्स के ऊपर के उनको जो है ये फैसिलिटीज दे। सही बात है, सही बात है। तो मैम आज का सेशन हम कंप्लीट करना चाहेंगे और मैं अनम्यूट कर रहा हूं। अभी जो परम सर की बात भी सुनेंगे, उसके बाद इससे क्या कहते हैं कंप्लीट करेंगे बहुत जल्दी। बस नवीन बस साहब, 30 सेकंड में। हाँ जल्दी। मेरा ये कहना है, मैंने जो बात कही है ना, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। अरे दुश्मनी की बात सुनिए ही तो, नहीं है सुनिए तो, यार, जो ना मैं सही- किसी को हर्ट करना चाहता हूँ इस बात से कि सब ये लोग, लेकिन मेरा ये कहना है, हर व्यक्ति जाए, रोज देखे एक बार जाके किस तरीके का माहौल है, आप पता कर लीजिए। मैंने जो बात कही है ना मेडिकल स्टोर वालों की, आपने आप एकदम जाके- सही कहा है। मतलब मैं सर की बात, मिश्रा जी की बात भूल गया कि जो कोरोना वॉरियर है उसको प्रिविलेज देते समय उसका बैकग्राउंड चेक कर लो भैया। अगर बैकग्राउंड बहुत ज्यादा दिक्कत वाला है तो जरूर करो। मतलब तो ये आपको देखना है तो आप सब्जी वालों को देखो, फ्रूट वाले को देखो, डंडे खा रहा है पुलिस के, पिट रहा है, उसके ठेले पलटा दिए जा रहे हैं, जेसीबी से उसके ठेलों को तोड़ दिया जा रहा है, लेकिन वो बेच रहा है अल्टीमेटली किसके लिए? हमारे लिए। हमारे लिए मैंने हाँ। आपकी तो वो हमारी सेवा कर रहा है, उस बेचारे का क्या दोष जो सेवा करने निकला है और उसको डंडे भी खा रहा है। सही। अगर वो थोड़ा सा जो उसको रेट से माल मिल रहा है बाहर से, उसी रेट हिसाब से वो बेच रहा है महंगा थोड़ा, सही। लेकिन हमें लगता है कि वो व्यक्ति जो है हमारी उन जरूरतों को पूरा कर रहा है जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, खाने पीने की चीजों की, सही। सब्जी भाजी फ्रूट हर चीज की हमें जरूरत है। एकदम नवीन सर, आपकी बात से हम सभी सहमत हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं। फाइनली आज का सेशन अपन कंप्लीट करेंगे। जो परंपरा स्टार्ट की है तो उसे आज मिश्रा जी के साथ हम करेंगे। मिश्रा जी, मतलब आप तेजी से बोलिए और हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। टुगेदर वी विल विन द कोविड चैलेंज, टुगेदर वी विल विन द टुगेदर वी विल विन द कोविड चैलेंज। कोविड चैलेंज, कोविड चैलेंज। जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना। जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना। कोरोना। थैंक यू, थैंक यू, Thank you very much. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you.